दोस्तों स्वागत है आपका फ्राइडे फ्लिक्स चैनल पे, जहां हम एक्सप्लेन करते हैं रोज नई ताज़ा आई बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सारी मूवीज़ को। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेदा मूवी को, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। इसके लीड में है जॉन इब्राहिम और मैं आपको बता रहा हूँ ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। इसलिए सीधा मैं मूवी की स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ूंगा, और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो मूवी को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वेदा को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज में जा रही होती है। वेदा के कॉलेज में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का डिस्क्रिमिनेशन साफ दिखाई देता है। वेदा अपनी सहेली के साथ थोड़ा बात कर रही होती है, तब हमें एक रईस ज़्यादा सरपंच जी का भाई दिखाई देता है। वो अपने ही ठाट बाट से गाड़ी लेकर कॉलेज में आता है और लोअर कास्ट की लड़कियों को तंग करता है, जिनमें से वेदा भी एक होती है। वो वेदा को अनाप शराब गालियां देता है और बिस्तर में आने के लिए बोलता है। इवन की इनके जात पात को लेकर भी गालियां दी जाती हैं, लेकिन ये लोग सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। कॉलेज में वेदा पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि उसको पानी अपने घर से लाना पड़ता है। कॉलेज में जो पानी का टैप होता है उसमें से सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही पानी पी सकते हैं। वेदा की एक दोस्त होती है जो कि अपर कास्ट की है, वो उसको पानी भर के बोतल में दे देती है। इन सारी चीज़ों से वेदा बहुत ही परेशान थी। वो मुकाबला करना चाहती थी, पर इस समाज से वो कैसे मुकाबला करे। उसके घर में उसे मिलाकर 2 बहनें, एक भाई और माँ बाप थे। वेदा को अपने घर में पता लगता है कि उसका भाई एक अपर क्लास की लड़की से प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उसे तो इस बात से कोई गलती नहीं लगती, पर यह समाज के लिए बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी को पता चल जाता है तो इन लोगों को गांव से निकाल दिया जाएगा और इनके ऊपर जुल्म भी किए जा सकते हैं। तो ये भाई बहन इस बात को सीक्रेट ही रखते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है गोरखा कमांडर अभिमन्यु को, जिनकी अभी करंट पोस्टिंग कश्मीर में है। वो भी एक मिशन में है। वो भेस बदल के एक टेररिस्ट ग्रुप के घर में जाते हैं, उनके बच्चे को देखने के लिए एज अ डॉक्टर। उनकी फिर चेकिंग होती है, पर कुछ भी वो लोग नहीं पकड़ पाते। पर जो मेडिसिन सूटकेस था उनमें आर्मी वालों ने बग लगा के रखा था। वो लोग सब कुछ सुन रहे थे और एक स्नाइपर दूर खड़ा हुआ अभिमन्यु के इशारे का वेट कर रहा होता है कि जब वो बाहर निकलेंगे और सब कुछ सेफ जोन बोल देंगे तब वो लोग अटैक करेंगे। सिक्योरिटी चेक करने के बाद वो टेररिस्ट उसको ऊपर ले जाते हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए। अभिमन्यु उस बच्चे को देखता है, पर उसके हाथ के स्लीव्स थोड़े खुल जाते हैं और उधर हमारे भारत माँ का एक स्लोगन लिखा हुआ होता है। तब उन टेररिस्ट को पता चल जाता है कि ये एक इंडियन सोल्जर है और इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की है और सिक्योरिटी चेक करके इधर पहुंच गया। तो वो लोग इसे गन पॉइंट पे डाल देते हैं और इतनी देर में हम देखते हैं जो स्नाइपर होता है वो सब कुछ अपने सर को बता रहा होता है कि अभिमन्यु पकड़ा गया। पर उसका बॉस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिशन बहुत ही टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स बाहर आए कि वो टेररिस्ट को क्या कुछ पता है। जिंदा लाना चाहते थे वो लोग इसे, पर अभिमन्यु कुछ और ही सोच रहा था। इसने बहुतों की जान ली है। फिर से एक मीटिंग बिठाई जाएगी, जैसे कसाब के टाइम पे बैठे थे, पर पाकिस्तान ने मना कर दिया और उसको फांसी दिलाई गई। आखिर में क्या हुआ, इंडिया के हाथ क्या आया? इसी वजह से अभिमन्यु खुद ही इन लोगों से निपट रहा है और एक एक को बहुत ही बेरहमी से मारता है। ये एक गोरखा कमांडर है, आप सोच ही सकते हो किस ब्रूटल तरीके से ये एक एक को मार रहा होगा। उसने तो टेररिस्ट को जान से खत्म कर दिया, पर ऑर्डर ना मानने की वजह से उसका कोर्ट मार्शल हो गया और उसके ऊपर इंक्वायरी भी बिठाई गई। इसके चलते उसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। फिर हमको अभिमन्यु के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहां पर वो ड्यूटी के दौरान कश्मीर के एक एक वादियों में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। फिर उन दोनों में प्यार होता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। बट एनी हाउ उसकी गर्लफ्रेंड अभी नहीं रही। हमको ये भी दिखाया जाता है कि वो उसकी अस्थियां भी बहा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। फिर हमको अभिमन्यु को दिखाया जाता है, जो अपनी बाइक लेके अपनी वाइफ के घर आया था। वो अपने फादर इन लॉ से बोलता है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं सीधा उधर से निकल के उसके घर में आऊंगा। तब उसके फादर बोलते हैं, तुमको मैंने मना किया था इधर आने के लिए, फिर भी अगर इधर आए हो तो कायदे से रहना। इधर जात पात का भेदभाव बहुत ज्यादा है, ज्यादा आवाज मत ऊंची करना, प्रधान जी से बच के रहना और उनकी इज्जत करना हम सब लोग करते हैं। फिर हम देखते हैं जिस जगह जाके उसे ये सब समझा रहे होते हैं, वहां पर एक सूटकेस में एक कुत्ता एक लाश को खा रहा होता है। वो एक लड़की की होती है, जो कि गलती से अपने से ऊपर कास्ट वाले लड़के से प्यार कर बैठी। उसकी हालत ये कर दी गई थी। अभिमन्यु चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है, पुलिस भी चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। फिर उसको उसके फादर इन लॉ लेके जाते हैं प्रताप सिंह के घर, जो कि पंचायत प्रधान थे। उनके घर में आज रिपोर्टर्स आए हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि जात पात ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। वो ऊपर ऊपर तो
बोल रहे हैं कि जात पात को खत्म होना चाहिए, तब रिपोर्टर के जाने के बाद उनके बाबूजी बोलते हैं, मतलब क्या है, आज से दाढ़ी साफ करने वाला उस तरह तलवार की मयान में रखेंगे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? और उस सारी बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभिमन्यु के फादर इन लॉ उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अभिमन्यु को वो बोलता है, हमारे क्षेत्र के कॉलेज में एक बॉक्सिंग टीचर की जरूरत है सर, अगर आप बोलते हो तो इसे मैं वहां लगा सकता हूँ। ये मेरा जमाई है, स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है। उससे ऊपर से नीचे तक प्रताप सिंह देखता है, पर वो कोई सैल्यूट या सलाम नहीं करता और वो कोई भगवान का प्रसाद भी नहीं लेता। फिर वो बोलता है, मैं इन सारी चीजों में नहीं मानता। प्रताप सिंह तब बहुत बिजी थे, इसलिए उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है, ठीक है रख लो। फिर हम देखते हैं कॉलेज में अभिमन्यु बॉक्सिंग सिखाने के लिए गया है। फेडरेशन की हालत इतनी खराब होती है, कोई आता भी नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स बहुत ही गंदे पड़े हुए थे। पर जब वेदा को खबर लगी कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग होने वाली है, वो तुरंत क्लास बंक करके उधर चली जाती है। पर उधर जाने के बाद भी उसे सीखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि सारे लड़के आए हुए थे। उसमें से एक प्रताप सिंह का भाई भी था, जो कि उसे देख के फिर से गंदी गंदी गालियां देने लगा और बोला, पूरा कोर्ट को तू साफ कर। वेदा चुपचाप पूरे कोर्ट को साफ करने लगी, वो भी अभिमन्यु के सामने। अभिमन्यु भी चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अभिमन्यु वेदा को देखता जाता है, क्योंकि वेदा बाहर रह के भी अंदर जो कुछ सिखाया जा रहा था वो सब कुछ देख के रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही थी, मानो उसके अंदर कुछ जुनून सवार था। फिर जब एक दिन वेदा आ रही होती है ट्रेनिंग करने के लिए, तो प्रताप सिंह के भाई उसे बहुत पीटते हैं और उसे बोलते हैं, बोला था ना तू बॉक्सिंग नहीं कर सकती, सिर्फ तुझको पोछा लगाना है, तो तू बाहर बैठ के क्यों प्रैक्टिस करती है। वेदा को इतना मारा कि उसके मुंह से पूरा खून निकल गया। फिर वो खून देख के अभिमन्यु रात को जाता है उनके घर के एक महफिल में, जहाँ पर वो अपने फेस को ढक लेता है और एक एक को बहुत मारता है और उसके भाई का हालत वो बहुत ख़राब कर देता है। ये प्रताप सिंह देखता है और उसे ढूंढने लगता है, पर मुंह में कपड़ा था इसलिए पहचान में नहीं आता। फिर कुछ दिनों बाद एक उद्घाटन होता है, जहाँ पर अभिमन्यु मीडिया के सामने वेदा को लेकर जाता है और बोलता है, प्रधान जी से तुम बोल सकती हो, तुमको अगर चैंपियनशिप लड़नी है तो प्रधान जी तुमको मना नहीं करेंगे। मीडिया के सामने प्रधान बोल देता है, ठीक है तुम लड़ सकती हो बेटी, मैं भी चाहता हूँ कि लड़की लड़का दोनों ही आगे आए। फिर अभिमन्यु उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाता है। धीरे धीरे वेदा को वो ट्रेन करता है, उसको तैयार करता है बॉक्सिंग के लिए। फिर हम कॉलेज में देखते हैं, जहाँ होली की पार्टी चल रही होती है, सारे लोग नाच रहे होते हैं और वेदा का भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा होता है, थोड़ा इंटीमेट भी हो जाते हैं। प्रताप सिंह का भाई ये सब देख लेता है। फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है और उनके पूरे परिवार को सर पे चप्पल रखवा के खड़ा कर दिया जाता है, जहां प्रताप सिंह के पापा बोलते हैं, इनको काट दो। पर प्रताप सिंह बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, कब तक हम खून खराबा करेंगे। उधर अभिमन्यु भी मौजूद था, वो बोलता है, तूने गलती क्या की है, तुझे सज़ा तो देनी पड़ेगी, और ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा। ये जो ऊंची और नीची जाति के चक्कर हैं ना, ये सब ऊपर से तय होते हैं और हम तुम कोई नहीं होते इसको बदलने के लिए। फिर उसकी गर्लफ्रेंड के पैर पकड़ने के लिए उसको बोला जाता है और नाक उसके पैरों तले रगड़ने के लिए। इतनी इंसल्ट उसने लाइफ में कभी फेस नहीं की थी। सोच सकते हो उसका माइंडसेट कैसे गिरा होगा। और ये सब कुछ हो जाने के बाद अगले दिन पता चलता है कि ये दोनों घर से भाग गए हैं। पुलिस इनके घर में जाती है, इनको बहुत पीटती है और जेल में ले जाती है। फिर अभय प्रताप सिंह उधर आता है और इनको पहले बहुत डराता है। फिर जब वो देखता है कि ऐसे तो काम नहीं होगा, वो बोलता है, तू अपने बेटे को उस लड़की के साथ यहाँ बुला ले और हम उसकी शादी करा देंगे। और उसका बाप मान जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग अपने बेटे को बुलाते हैं शादी के जोड़े में। अभय प्रताप सिंह तब आता है, ये लोग उसका आशीर्वाद लेते हैं, पर तोहफे में इनको मिलती है सिर्फ मोर। इनको मार के लटकाया जाता है और पूरी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, ताकि सोसाइटी को एक एग्जाम्पल मिले कि अगर आप नियम तोड़ोगे तो आपके साथ क्या हो। वेदा अपनी बहन के साथ छुपी हुई थी और अभय प्रताप सिंह का भाई वेदा उसको पुकारता है और बोलता है, आज तेरे साथ क्या होगा तुझे खुद भी नहीं पता। मेरे सारे लड़के मज़े लेंगे, तू चीखेगी पर कोई तुझे बचाएगा नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद वेदा बोलती है, दीदी हमको इधर से भागना पड़ेगा। पर उसकी दीदी बोलती है, हम दोनों एक साथ नहीं भाग पाएंगे, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी वेदा। फिर वेदा को बचाने के लिए वो खुद उन जानवरों का शिकार बन जाती है। वेदा उधर से निकल के सीधा अभिमन्यु के पास जाती है। अभिमन्यु फिर वेदा को लेके जाता है प्रताप सिंह की हवेली में, उससे बात करने के लिए। प्रताप सिंह राज़ी हो जाता है। वो बोलता है, तेरे बारे में सारा बायोडाटा पता कर लिया है मैंने फौजी, तूने अपनी वाइफ को कश्मीर में ही खो दिया है,
एक टेररिस्ट ने ही तेरी पत्नी को मार दिया, तेरा कोर्ट मार्शल हुआ, पर इधर मेरा राज चलता है, तू बचेगा नहीं। फिर अभिमन्यु बोलता है, पहले तो मैं बातचीत करता हूँ और फिर वायलेंस, अब तुझे चुनना है। फिर वो वही बात दोहराता है, ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ये ऊपर से तय करके आए हैं। इन लोगों की किस्मत में यही लिखा है, सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो मरेंगे। फिर वेदा बोलती है, तो सज़ा देने वाला तू कौन होता है? इसके लिए कोर्ट है, जस्टिस सिस्टम है। तब वो बोलता है, इधर गांव में मैं ही कोर्ट, मैं ही जस्टिस सिस्टम हूँ, क्योंकि मैं चुन के आया हूँ। अभिमन्यु फिर उससे बोलता है, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ बचने के लिए, हम कोर्ट जा रहे हैं तेरे खिलाफ ये सारी गवाही देने के लिए। तभी प्रताप सिंह बोलता है, तुम बच के इधर से जा पाओगे तभी तुम कोर्ट पहुँचोगे ना। फिर अपने आदमियों को वेदा को ख़त्म करने के लिए भेजता है। अभिमन्यु उनको बहुत मारता है और वेदा को लेकर उधर से निकल जाता है। वेदा को पता चलता है कि उसके माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें मास्टर जी ने बचा लिया था, पर उसकी बहन अब जिंदा नहीं है, उसकी चिता जल रही है। वेदा बोलती है, मुझे इसका बदला चाहिए, सिर्फ उससे नहीं, इस नियम से, इस सांप्रदायिक भेदभाव से। हम देखते हैं कि इनके पीछे अभय प्रताप के लोग पड़ जाते हैं, इनको बहुत जगह छुपना भी पड़ता है और वेदा ने अपने हुलिये को बदल लिया था। फिर भी इन लोगों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद एक कोल माइन के अंदर इनको रखा जाता है। अभय प्रताप का भाई वेदा को बहुत मारता है और उसके पूरे बॉडी में हाथ भी घुमाता है। अभिमन्यु तब बंधा हुआ था, पर अपने आप को छुड़ाता है और इन सारे लोगों को पीटता है। फिर अभिमन्यु भी उसके भाई को पीटता है और उसे जान से ख़त्म कर देता है। फिर ये लोग कोर्ट के लिए पहुंचते हैं। कोर्ट में भी ये लोग तैयार थे, इनको जज के सामने नहीं जाने देंगे। इनके ऊपर गोलियां चलती हैं, पर इस बार अभिमन्यु भी गन के साथ तैयार था। फिर इन लोगों में घमासान फाइट होती है। अभिमन्यु की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसको बहुत गोलियां लग चुकी थी। इस जगह प्रताप सिंह भी बौखलाया हुआ था क्योंकि उस हादसे में उसका भाई मारा गया था। अभिमन्यु जब घायल पड़ा हुआ था तो प्रताप उसे बहुत पीटता है, पीटते कूटते उसका पूरा मुंह खून से लाल कर देता है। फिर भी अभिमन्यु डटा रहा और बोलता है, ये चक्रव्यूह मैं नहीं, वेदा तोड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि वेदा जज के कमरे में जाती है और पूरा बयान दे देती है। उन लोगों के साथ इतने सालों से क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है और ऑन एयर भी जाता है। अभिमन्यु खुद मरते हुए अभय प्रताप सिंह को भी मार डालता है। फिर वेदा आके बहुत रोती है क्योंकि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने वेदा को इंसाफ तो दिलाया पर खुद ना जी सका। अब इसके साथ मूवी यही ख़त्म होती है। एट द एंड अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो ऐसी और बढ़िया मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस को सुनने के लिए हमारे चैनल फ्राइडे फ्लिक्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा मत सोचो। तो चलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ख्याल रखो यार।